हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज की ऑडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। हम उदारवादी विचारधारा पर चर्चा कर रहे थे और आज की क्लास में हम उदारवाद की आलोचनाएं और उदारवाद का महत्व इन पर अपन चर्चा करेंगे। यानी जो उदारवादी विचारधारा थी, जो परंपरागत उदारवाद था और परंपरागत उदारवाद में सुधार करके जो आधुनिक उदारवाद आया, यानी ये टोटल जो उदारवादी जो विचारधारा थी, इस उदारवादी विचारधारा की क्या क्या आलोचनाएं हैं उन पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली आलोचना ये है कि उदारवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर बल देता है। यानी उदारवादी जो व्यवस्था है, आलोचकों का ये मानना है कि जो उदारवादी जो विचारधारा है, ये विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा की समर्थक है, क्योंकि उदारवाद है वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता पर बल देता है और अधिक से अधिक स्वतंत्रता पर बल देने की वजह से राज्य का जो नियंत्रण है, उस राज्य के नियंत्रण को अर्थव्यवस्था पर नहीं मानता है। तो उससे क्या होता है कि जो पूंजीपति लोग हैं या पूंजीवादी व्यवस्था है वो बढ़ती है और जो मजदूर है उनका शोषण होता है। यानी पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है। इसलिए ये जो उदारवादी विचारधारा है, ये पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देने वाली विचारधारा है। आलोचक ये भी कहते हैं उदारवादी विचारधारा ऐतिहासिक परंपराओं की उपेक्षा करती है। ये जो उदारवाद था वो उदारवाद से पहले की जो परिस्थिति थी उसके विपरीत आया। यानी उदारवाद से पहले जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, धार्मिक जो चर्च की व्यवस्था थी, उन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध आया है। तो उदारवाद ये है जो परंपराओं से जो चले आ रही जो प्रथा हैं उनकी वो आलोचना करती है और वो ये कहता है कि ये नयापन होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि अपन देखें, उदारवाद है वो मध्यकालीन धार्मिक जो व्यवस्था है, चर्च की व्यवस्था, उस धार्मिक चर्च की व्यवस्था को कि वो आलोचना करती है, क्योंकि धार्मिक व्यवस्था ने लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर नियंत्रण कर लिया था। धार्मिक जो चर्च की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था से लोगों की जो स्वतंत्रता थी वो बढ़ती जा रही थी। तो उदारवाद है वो ऐतिहासिक परंपराओं की उपेक्षा करता है और नयापन लाने का प्रयास करता है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ऐतिहासिक परंपराएं ऐसी है, कुछ परंपराएं ऐसी है जो ऐतिहासिक भले ही हो, पुरानी भले हो, लेकिन वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। लेकिन उदारवादी उनको नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदारवादी विचारधारा राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानती है, जबकि राज्य विकास का परिणाम है। तो ये तीसरे पॉइंट में सबकी की जगह जबकि ये मिसप्रिंट हो रखा है। तो आलोचक ये कहते हैं कि उदारवादी जो व्यवस्था है, उदारवाद है वो राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, लेकिन राज्य है वो विकास का परिणाम है। राज्य को अपन एक साथ में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। राज्य का विकास है या राज्य का जो निर्माण है विकास की प्रक्रिया के दौरान हुआ है। लेकिन उदारवादी ये कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। चौथा पॉइंट, उदारवादी विचारधारा व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इससे अधिनायक तंत्र की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। यानी उदारवादी विचारधारा आलोचक ये मानते हैं कि उदारवाद है वो व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ये सही नहीं है। इन व्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, लेकिन वो सीमित होनी चाहिए। लेकिन उदारवाद है वो असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिससे क्या होता है कि अधिनायक तंत्र या तानाशाही व्यवस्था या तानाशाही तंत्र की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जो व्यक्ति के लिए सही नहीं है। इसलिए आलोचक ये मानते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह असीमित नहीं होनी चाहिए। आलोचक आगे क्या आलोचना करते हैं, देखो पांचवी आलोचना है कि उदारवाद व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखता है, जो उचित नहीं है। उदारवाद ये मानते हैं कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण जितना कम होगा उतना ही व्यक्ति विकास करेगा। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर राज्य के अधीन रहते हुए ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। बिना राज्य के शरण या बिना राज्य के संरक्षक रहे व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, उदारवादी राज्य की भूमिका को उचित नहीं समझ सके। ये आलोचक ये कहते हैं कि उदारवादी है राज्य की भूमिका को उचित समझ नहीं सके। उन्होंने राज्य की नकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया, किंतु वर्तमान में राज्य के कार्य सकारात्मक रूप से बढ़ते जा रहे हैं। उदारवादी राज्य की भूमिका को उचित नहीं समझ सके, क्योंकि राज्य है वो सकारात्मक भूमिका यदि रहेगी तो ही राज्य
व्यक्ति का विकास कर सकता है, लेकिन उदारवादी है वो राज्य की नकारात्मक भूमिका को मानते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि राज्य है वो नकारात्मक भूमिका की नहीं होनी चाहिए, राज्य की जो भूमिका है वो सकारात्मक होनी चाहिए। वर्तमान में यदि देखें तो राज्य की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए आलोचक मानते हैं कि उदारवादियों की ये जो धारणा थी कि राज्य नकारात्मक है, राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक बुराई है, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, मार्क्सवादियों के अनुसार, यानी उदारवादियों की आलोचना मार्क्सवाद ने भी की है। मार्क्सवाद ये मानते हैं कि उदारवाद ने ही विश्व में पूंजीवाद व आर्थिक शोषण को प्रोत्साहित किया है। यानी मार्क्सवादी विचारधारा वो विचारधारा है जो मजदूरों के हित की बात करती है। तो मार्क्सवाद ने ये कहा कि उदारवाद ने विश्व में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। विश्व में जो पूंजीवाद है वो उदारवाद की वजह से है, और उसके साथ साथ में ये वर्तमान में जो आर्थिक शोषण की जो प्रक्रिया है, आर्थिक जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के पीछे भी उदारवादी विचारधारा है। इसलिए ये जो आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण को प्रोत्साहित करने वाली विचारधारा उदारवाद है। आगे देखते हैं, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन उदारवादी तरीकों से संभव नहीं है। आलोचक ये मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक यदि परिवर्तन समाज में लाना है तो उदारवाद की जो वर्तमान की ये जो तरीके हैं ये उचित नहीं हैं। तो ये तो हो गई उदारवाद की आलोचनाएं, यानी उदारवाद में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उदारवादी नवी आलोचना। उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं जो उचित नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि राज्य बुराई हो ही नहीं सकता, राज्य है वो व्यक्ति के हित के लिए ही कार्य करता है, लेकिन उदारवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं जो सही नहीं है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। 10 नंबर देखते हैं इसको, उदारवादी विचारधारा राज्य को शक्तिशाली बनाने पर बल देता है, साथ ही गरीबों को राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। ये साथी नहीं ताकि है, तो ये थोड़ा इसमें चेंज कर लेना, साथी की जगह लिखना है ताकि। तो उदारवादी विचारधारा राज्य को शक्तिशाली बनाने पर बल देती है और गरीबों को दबाने। ये उदारवादी आलोचक ये कहते हैं कि उदारवादी है वो राज्य को ताकतवर बनाते हैं, क्योंकि राज्य है जितना ताकतवर होगा उतना ही वो गरीबों की राजनीतिक वैधता को दबा सकते हैं, गरीबों के आंदोलन को समाप्त कर सकते हैं, जो सही नहीं है। राज्य की शक्ति का प्रयोग तो गरीबों की हित और गरीबों के कल्याण के लिए होना चाहिए। उदारवाद है वो इसका सामाजिक न्याय केवल मात्र दिखावा है। आलोचक ये भी कहते हैं कि उदारवाद जो ये न्याय का जो दिखावा कर रहा है, गरीबों के भलाई के लिए जो ये कार्य कर रहा है, ये सिर्फ दिखावा मात्र है, वास्तविक रूप से इससे भलाई या गरीबों का हित होने वाला नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। और आलोचक ये भी कहते हैं कि ये उदारवाद का ये जो स्वरूप है वो गरीबों की क्रांतिकारी आवाज़ को दबाने का प्रपंच है, यानी गरीब वर्ग है जो क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं उसको दबाने का एक तरीका है, जो बाद में आया था नकारात्मक उदारवाद के बाद में सकारात्मक उदारवाद, तो जिससे क्या है गरीबों की आवाज़ को दबाया जा सके, यानी लोक कल्याण की जो भावना है उस भावना का दिखावा किया जाता है, ये आलोचक मानते हैं। अब अपन देखते हैं उदारवाद का महत्व। तो अपन यहाँ प्यारे विद्यार्थियों ये देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या महत्व है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या महत्व है, धार्मिक क्षेत्र में क्या महत्व है और सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है। एक एक करके अपन देखते हैं। उदारवाद, अब चूँकि हर विचार या विचारधारा हो या हर पक्ष, उसका पक्ष और विपक्ष होता है, गुण और अवगुण भी होते हैं। अब इसमें अपने अभी इनकी आलोचना पड़ी तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि ये अपना काम का नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो उदारवादी विचारधारा का महत्व भी है, यानी इससे अपन को फायदा भी हुआ है। तो देखते हैं वो क्या है। तो उदारवाद का महत्व, राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का महत्व क्या है इसको देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद ने स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, सहिष्णुता, बंधुता एवं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। कहने का मतलब ये है कि उदारवाद से पहले राजशाही थी, सामंतवादी प्रथा थी, चर्च था, राज्य और धर्म के मध्य वर्चस्व की लड़ाई थी।
तो उदारवाद ने उसकी विपरीत लोगों के स्वतंत्रता का पक्ष लिया, समानता का पक्ष लिया, उसको अधिकार मिले, सहिष्णुता, भ्रातृत्व की भावना, और उसके साथ साथ में राजतंत्रात्मक व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, यानी जो मध्यकालीन जो अंधकार का युग था, उस अंधकार के युग से लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लोगों को स्वतंत्रता से निकाला, लोगों के साथ समानता का व्यवहार का जो होना चाहिए उसका पक्ष लिया, और सबसे बड़ी बात है उसने लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। और विश्व के अनेक भागों में निरंकुश, जिससे क्या हुआ, इसके समर्थन थे विश्व के अनेक भागों में जहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था या सामंतवादी प्रथा थी या चर्च के विशेषाधिकारों के विरुद्ध उदारवाद ने आवाज़ उठाई, जिससे सार्वजनिक मताधिकार और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उदय हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि मध्यकालीन जो युग था, अंधकार युग, उससे बाहर निकालने का प्रयास किया, राजशाही के विरुद्ध के आवाज़ उठाई, चर्च के विरुद्ध आवाज़ उठाई, जिससे लोगों को स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की भावना का विकास हुई और लोगों को ये अधिकार मिले। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का योगदान। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या महत्व है। इस क्षेत्र में उदारवाद ने राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के दूरस्थ देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और वैश्वीकरण की धारणा प्रबल हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि उदारवाद के जो मूल सिद्धांत अपने जब पढ़े थे तो उसमें ये पढ़ा था कि उदारवाद है वो राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप, यानी राज्य है वो आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा। आर्थिक जो क्षेत्र है या जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अब जब व्यक्ति जब स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कोई भी कार्य करेगा तो वो अपने व्यापार को बढ़ावा देगा। इससे क्या हुआ कि विश्व के एक देश के साथ दूसरे देश का व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और वैश्वीकरण की धारणा बढ़ी, जिससे क्या हुआ, पूरा विश्व एक बाजार का रूप लेने लग गया। कहने का मतलब व्यक्ति है वो स्वतंत्र तरीके से अपना व्यापार करे, राज्य है वो व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करेगा। अब देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या महत्व रहा। धार्मिक क्षेत्र में उदारवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता व सहिष्णुता पर बल दिया तथा रोम में पोप के मनमाने आचरण को नियंत्रित किया। उदारवाद ने व्यक्ति को धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है, अभी तक अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं कि जो मध्यकालीन जो व्यवस्था थी, उस मध्यकालीन व्यवस्था में चर्च का ज़्यादा प्रभुत्व था और उसका जो प्रमुख था वो पोप था। तो लोगों को धार्मिक अंधता में वो लोग इतने मतलब डूब गए थे कि वो वास्तविक स्वतंत्रता को ही भूल गए। तो उदारवाद ने इस धार्मिक क्षेत्र में चर्च की जो प्रभुत्व की धारणा थी उसको चैलेंज किया और धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर बल दिया। और उसने जो ये रोम में पोप के मनमाने आचरण को नियंत्रित किया, यानी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास किया। अब अपन देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या महत्व है। सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, अनुपयोगी प्रथाओं, आडंबरों, अशिक्षा, भूखमरी आदि का विरोध किया और व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास किया। कहने का मतलब हुआ, सामाजिक क्षेत्र में जो भी अंधविश्वास थे, रूढ़ी थी, अनुपयोगी जो प्रथाएं थी, जो समाज के हित में नहीं थी, उनका इसने विरोध किया। शिक्षा को बढ़ावा दिया, रोजगार को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो सुखमय हुआ। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों अपने उदारवाद का महत्व और उदारवाद की आलोचनाओं पर संक्षेप में चर्चा की। आप 2 प्रश्न लगाएंगे, उदारवाद की प्रमुख आलोचनाएं कौन कौन सी है, और दूसरा प्रश्न करोगे उदारवाद का क्या महत्व है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे उदारवाद और जॉन लॉक का दर्शन, और इससे अपनी जो उदारवादी विचारधारा का टॉपिक पूरा हो जाएगा।